बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे लॉरेंट्ज़ थ्योरम। आप सीखेंगे लॉरेंट्ज़ थ्योरम के बारे में, आप किस तरह से लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन या लॉरेंट्ज़ सीरीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरह से उसको राइट कर सकते हैं, या लॉरेंट्ज़ थ्योरम किस टाइप ऑफ रीजन्स के लिए होल्ड करता है। तो आज का लेक्चर बेस करेगा लॉरेंट्ज़ थ्योरम की एक्सपेंशन और सीरीज़ के ऊपर, जिसको हम लॉरेंट्ज़ थ्योरम का नाम भी देते हैं। और इसके अलावा हम किन रीजन्स के लिए ये होल्ड करता है इसके बारे में भी आप सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम लॉरेंट्ज़ थ्योरम की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको कंसिडर करना होता है टू टाइप ऑफ सर्कल्स। दोज आर सिमिलर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। आपके पास दो, अगर आप फॉर एग्जांपल सर्कल्स लेते हैं, जैसे आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, मैंने क्या किया है, मैंने एक्स और वाई प्लेन ड्रॉ किया है, जिनका एक्स और वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है ओ, और इसके अंदर मैंने टू सर्कल्स ड्रॉ किए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली है। ये दोनों सर्कल्स इस तरह के सर्कल्स हैं कि ये कॉन्सेंट्रिक है, यानी इनका सेंटर सेम है, जो कि पॉइंट ए से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपको नज़र आ रहा है स्मॉल ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इनके सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन बोथ सर्कल्स के सेंटर को। इसके अलावा जो C1 है उसको मैंने फर्स्ट सर्कल की बाउंड्री के साथ जो है वो अटैच किया है, और C2 को मैंने सेकंड सर्कल की बाउंड्री के साथ अटैच किया है। यहाँ पे जो कैपिटल R1 और कैपिटल R2 है, वो दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R2 C2 या सेकंड सर्कल के लिए जो इनसाइड सर्कल है उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि R1 जो है वो आउटसाइड सर्कल या C1 सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम जानते हैं, जब भी हमारे पास कोई क्लोज रीजन होता है, या चाहे वो क्लोज रीजन ना भी हो, वो ओपन सरफेस भी हो, ओपन रीजन भी हो, रिजिड बॉडीज़ भी हों, तो वो हमारे पास लॉट ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई भी पॉइंट्स के नेम रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम पॉइंट्स को कह सकते हैं कि वो Z0, Z1, Z2, Z3 एंड अप टू Zn पॉइंट से मिलकर आपके पास क्लोज सरफेस या क्लोज रीजन क्रिएट होता है। तो सिमिलरली अगर हम Z1, Z0 रैंडम पॉइंट्स को रैंडम नेम दे सकते हैं, तो इसी तरह से फिर मैं अपनी मर्जी से एक A+H पॉइंट ले लेती हूँ इनसाइड द रीजन ऑफ बिटवीन टू सर्कल्स। ये जो दरमियानी हिस्सा है दोनों सर्कल्स का, C1 और C2 के दरमियान वाला हिस्सा आपके पास कहलाता है रीजन, और ये आपके पास लॉट ऑफ पॉइंट से मिलकर बना, जिसमें मैंने एक रैंडम पॉइंट A+H लिया। अब A+H लेने का रीज़न क्या था, क्योंकि लॉरेंट्ज़ थ्योरम या लॉरेंट्ज़ सीरीज़ को हम A+H की फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं, या A+H की फॉर्म में इसको मोस्ट कॉमनली हम राइट करते हैं। उसके बाद जब आप इसको A+H को आप कनेक्ट करते हैं, तो आपको एक फंक्शन चाहिए होता है। फंक्शन कैसा होना चाहिए? ऐसा फंक्शन जो सिंगल वैल्यूड हो और एनालिटिक हो। इस C1 के लिए, C2 के लिए, इनसाइड द रीजन ऑफ C1 एंड C2 ऑल्सो देयर बाउंड्रीज ऑल्सो हैज़ द सिंगल वैल्यूड एंड एनालिटिक फंक्शन ऑफ f(g). दोनों की बाउंड्री के ऊपर भी फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और इनसाइड रीजन के अंदर भी फंक्शन। तो जो इस रीजन में या इनकी बाउंड्री के ऊपर फंक्शन जो वेरी कर रहा है हमारे पास, या जिसके रिस्पेक्ट हम कैलकुलेशंस करेंगे या मेजरमेंट्स करेंगे, वो फंक्शन आपके पास होगा f(g), जो कि मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि f(g) इज़ अ फंक्शन विच इज़ सिंगल वैल्यूड एंड एनालिटिक फंक्शन इनसाइड और ऑल्सो ऑन द बाउंड्रीज ऑफ C1 एंड C2। तो फिर ये बताने के बाद हम जब एक्सपेंड करते हैं या राइट करते हैं लॉरेंट्ज़ सीरीज़ को, तो हम उसको फिर लिख सकते हैं f इंटू A+H इज इक्वल टू A0 या A0 प्लस A1 H प्लस A2 A स्क्र प्लस सो ऑन प्लस A सब्सक्रिप्ट में -1 ओवर H प्लस A माइनस, यानी सब्सक्रिप्ट में -2 ओवर A स्क्र प्लस A सब्सक्रिप्ट में -3 ओवर H³ प्लस सो ऑन। अब जैसे कि आपको ये सीरीज़ जो है दो हिस्सों में डिवाइड होती नज़र आ रही है। एक जो है आपके पास हिस्सा, ये जो जैसे कि पॉजिटिव टर्म्स हैं, यहाँ पे H जो है वो लॉरेंट्ज़ फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, A0 A1 A2 आर कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है या पॉजिटिव टर्म्स हैं आपके पास H के लिए, वो आपके पास कहलाती है एनालिटिक पार्ट ऑफ द लॉरेंट्ज़ सीरीज़। और जो रिमेनिंग पार्ट है, सबसीक्वेंट पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट्ज़ सीरीज़, जिसमें आपके पास स्केल फैक्टर जो H है लॉरेंट्ज़ फैक्टर, उसकी वैल्यूज़ या पार्स आपके पास इन्वर्स आ जाती हैं अगर आप H को ऊपर फैक्टर के साथ मूव कर लेते हैं। सिमिलरली इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, और उसके बाद हम
जानते हैं काशीज इंटीग्रल फार्मूला के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। काशी इंटीग्रल फार्मूला मैंने राइट किया है, जो कि जिसकी जनरल फॉर्म आपके पास ये होती है an इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा। और क्लोज इंटीग्रल C1 यानी कि आप C1 जो अभी रीजन यानी फर्स्ट सर्कल के लिए आप इसको राइट कर रहे हैं C1 f ऑफ z माइनस से पर रेज टू n+1 dz। और ये जो आपके पास n है वो होल्ड करता है 0 से लेके प्लस माइनस तमाम इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। सिमिलरली हम रीजन 2 के लिए, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास C2 क्लोज लूप है, C1 के लिए हमने काशीज इंटीग्रल फार्मूला राइट कर लिया और C2 के लिए अब हम राइट करेंगे। तो C2 डेफिनेटली, जैसे कि हमारे पास सीरीज में भी दो हिस्से थे, एनालिटिक पार्ट और सबसीक्वेंट पार्ट जो प्रिंसिपल पार्ट। तो जो एनालिटिक पार्ट है वो पॉजिटिव टर्म के लिए था और जो सबसीक्वेंट पार्ट है या प्रिंसिपल पार्ट है वो नेगेटिव टर्म्स के लिए है। तो इसलिए हमें फिर यहाँ से आइडिया हो जाता है C1 जो है हम उन पॉइंट्स के लिए ले रहे हैं रीजन या क्लोज लूप जो कि पॉजिटिव टर्म्स को होल्ड करता है, और C2 उन टर्म्स के लिए फिर होगा जो कि नेगेटिव टर्म्स को होल्ड करता है। तो C2 के लिए जब फिर हम काशीज इंटीग्रल फार्मूला लिखते हैं तो हमें जस्ट जो चेंज करना है काशी इंटीग्रल फार्मूला के अंदर, हमें n की जगह पे -n पुट करना है। जो n है उसकी जगह पे जब हम -n पुट करते हैं तो बाकी आपके पास वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे C2 आ जाएगा बिकॉज हम C2 या सेकंड सर्कल के लिए राइट कर रहे हैं इंटीग्रल फार्मूला। तो यहाँ पे जस्ट -n और यहाँ पे भी -n आ जाएगा। अगेन इसको मैं मज़ीद अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो मैं क्या करूँ, इस फैक्टर को ऊपर f ऑफ z के साथ ही मूव कर लेती हूँ। तो बाकी टर्म्स नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ रह रही हैं और z माइनस a जब ये ऊपर टर्म जाएगी तो यहाँ पे n नेगेटिव का था तो वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और +1 जो है वो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके पास इक्वेशन नंबर b है वो रिप्रेजेंट कर रही है सब्सिक्वेंट पार्ट को या प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज़ को। सिमिलरली यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर भी मैंने इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है कि आप जानते हैं जो एक्स एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस भी कहलाता है और जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस भी कहलाता है। इसी तरह से इसके अंदर दो हम क्लोज रीजन अज्यूम करते हैं, उनका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेम उनका सेंटर है और उनके फिर रेडियस को हम डिफाइन करते हैं और उनके इनसाइड रीजन को हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप किसी भी शेप का रीजन ले सकते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली जो इस तरह की शेप्स हैं ये सिंगुलैरिटीज़ को, सिंगुलर पॉइंट्स को या रेसिड्यूज़ को भी जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि आपके पास फिगर नंबर बी में नज़र आ रहा है। अब जैसे कि हम जानते हैं C1 और C2 दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवर्स हो रहे हैं, तो हम फिर रिप्लेस कर सकते हैं कि हम बजाय ये कि हम जो है वो C1 यानी एक लूप के लिए अलग फार्मूला राइट करें, दूसरे के लिए अलग राइट करें, तो हम क्यों ना उस फार्मूले को एक ही फॉर्म में राइट कर लें और हम जो है उसको C1 C2 को रिप्लेस कर दें C के साथ, क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर सेम है। तो हम सेंटर सेम होने की वजह से ये बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ से कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C पुट कर सकते हैं। और ये भी रीज़न है कि C1 और C2 दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में ट्रैवर्स हो रहे हैं, तो रिप्लेस किया जा सकता है। अगेन हम जानते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, किस फंक्शन से बिलोंग करते हैं, वो डेफिनेटली हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हैं लेकिन वो एफ ऑफ जी के साथ बिलोंग कर रहे हैं। तो जब एफ ऑफ जी जो हमारे पास जी एक कॉम्प्लेक्स सेट है तो तमाम पॉइंट्स उसके साथ लाइक आ रहे हैं, उसी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम पुट कर सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस एच। याद रहे a प्लस एच जो है मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया है इनसाइड द रीजन और z कॉम्प्लेक्स नंबर है या एफ ऑफ जी वो फंक्शन है जो कि a प्लस एच के साथ रिलेट करता है। तो इसलिए हम पुट कर सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस एच। यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल सकती हूँ h इज इक्वल टू z माइनस a। इस वैल्यू को निकालने का क्या मकसद है, जो हमने लॉरेंट सीरीज राइट की थी इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ पे h की जगह पे z माइनस a को रिप्लेस कर देंगे। जहाँ जहाँ पर h होगा आपके पास उसको आप रिप्लेस कर देंगे z माइनस a के साथ। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर राइट करती हूँ तो हमारे पास a प्लस एच था, तो उसकी जगह पे z माइनस a आ जाएगा और बाकी भी तमाम टर्म्स में जहाँ जहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं h था वहाँ वहाँ पे z माइनस a आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए, एनालिटिक पार्ट के लिए भी और प्रिंसिपल पार्ट के लिए भी। उसके बाद ये टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि जो कैंसिल आउट हो रही हैं, यहाँ पे माइनस a है ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस a के साथ
और जो बाकी लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास रह जाएगा एफ ऑफ सी, और जो राइट हैंड साइड पर टर्म्स हैं वो आपके पास एज इट इज़ रहेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन नंबर 2 के बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है मैंने फार्मूला को एक ही फॉर्म में राइट करने की ट्राई की है कि जैसे C1 C2 के लिए अलग था तो हम क्यों ना उसको एक ही फार्मूला क्रिएट कर दें, यानी कि हम पॉजिटिव टर्म्स को भी और नेगेटिव टर्म्स को भी, एनालिटिक पार्ट को भी और प्रिंसिपल पार्ट को भी एक ही फार्मूला में अगर डिफ़ाइन कर दें तो ये ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए मैंने फिर इसको इस तरह से राइट कर दिया, और मैंने एक और ग्रीक लेटर या कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया। आपके पास कोई भी फंक्शन, आप एफ ऑफ जी ले रहे हैं, आप एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, एफ ऑफ वाई ले रहे हैं, तो मैंने एक एक्साई के नाम से एक और जो है फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी कि मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म दोनों को सेम फार्मूला में मर्ज करने की ट्राई की है। तो उसके लिए फिर आपके पास फार्मूला इस तरह से आ जाएगा इक्वेशन नंबर सी की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, ये दोनों आपके पास कहलाती हैं लॉरेंट्ज़ थ्योरम या लॉरेंट्ज़ सीरीज़ या लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन, और जो आपके पास इक्वेशन नंबर ए, बी और सी हैं ये कहलाती हैं कोएफिशिएंट ऑफ द लॉरेंट्ज़ सीरीज़ या लॉरेंट्ज़ थ्योरम। लॉरेंट्ज़ थ्योरम के कोएफिशिएंट ए, बी, सी इक्वेशंस और 1 और 2 इक्वेशन आपके पास कहलाती हैं लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन या लॉरेंट्ज़ सीरीज़। इसके बाद सिमिलरली अगर आपके पास जो पार्ट है, जो एनालिटिक पार्ट है, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जो कि मैंने पहले स्टार्ट में भी बता दिया है कि जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनालिटिक पार्ट से, और जो नेक्स्ट टर्म है सबसीक्वेंट टर्म्स हैं या ऐसी टर्म्स हैं जिनकी पावर इनवर्स ऑफ जी माइनस ए है, ऐसी टर्म जिनकी पावर आपके पास इनवर्स ऑफ जी माइनस ए है, तो उनको हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपके पास ये कहलाता है एनालिटिक पार्ट ऑफ द लॉरेंट्ज़ सीरीज़। अब यहाँ पे अगर जो प्रिंसिपल पार्ट है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल पार्ट है वो इक्वल टू अगर ज़ीरो हो जाता है तो फिर आपके पास जो लॉरेंट्ज़ सीरीज़ है वो कन्वर्ट हो जाएगी टेलर सीरीज़ के अंदर। लॉरेंट्ज़ सीरीज़ कन्वर्ट हो जाएगी या इसकी फॉर्म जो है वो रिजेंबल करेगी टेलर सीरीज़ के साथ। तो फिर हम कह सकते हैं इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट्ज़ सीरीज़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन द रिमेनिंग रिजल्ट रिजेंबल विद द टेलर सीरीज़।